सुप्रभात। नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। पाठ 10वां ठेस पूरक पठन। तो यह जो पाठ है फणीश्वर नाथ रेणु जी लिखित। तो हमने देखा जो सिरचन है तो वह चीक बनाते बनाते ही थोड़ी आधी हो गई है और वह वैसे ही वहाँ से फिर घर से लेखक के घर से बाहर निकल गया है। अब आगे देखो। मानो कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चीक को देखती रही। सातों तारे मन पड़ गए। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर। मानो मेले से खरीद कर भेज दूंगी। मैं सिरचन को मनाने गया, देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा। ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। बबुआ जी मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ, अब यह काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी। अब क्या। मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चीक में रंगीन छीट का झालर लगाने लगी। यह भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता क्यों। मानो कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मंजली भाभी की नज़र न लग जाए इसमें भी। मानो को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा, मानो बड़े जतन से अधूरी चीक को मोड़कर लिए जा रही है अपने साथ। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा हो आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ। कामचोर चटोर। गाड़ी आई। सामान चढ़ाकर मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नज़र पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है, मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ, दरवाज़ा खोलिए। मानो दीदी कहा है, एक बार देखूँ। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। सिरचन दादा, मानो इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन के हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है। सब चीज़ें हैं दीदी, शीतल पाटी, चीक और एक जोड़ी आसनी कुश की। गाड़ी चल पड़ी। मानो मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सिरचन ने जीभ को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ दिए। मानो फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारागिरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। फणीश्वर नाथ रेणु की संपूर्ण कहानियों से। तो अब देखो, जो मानो दीदी के लिए सिरचन जो है तो शीतल पाटी और चीक बनाने का कार्य करने लगता है। मगर चीक बनाते बनाते ही जब वह उनके घर में बनाता है तो चाची के साथ जो उसकी चाची को वह गमकौवा यानी तंबाकू मांगने के बाद चाची उसे भला बुरा कह देती है, तो वह उनकी बातें सुनकर वहाँ से नाराज़ होकर निकल जाता है। और फिर मानो जो है तो वह अधूरी चीक यानी आधी चीक बनी हुई देखती है और उसे समझ में आ जाता है कि अब सिरचन यह पूरी करने के लिए
नहीं आएगा। और उसके जैसे कि वह सोचती है कि अब यह जो चीज़ें उसके दूल्हे ने मांगी हुई है, पति ने मांगी हुई है, तो वह चीज़ें अब उसे नहीं मिलेगी। तो उस पर और वह एकटक उस चटाई की ओर देखने लगती है मानू। तो जो अब मानू देख रही है चटाई की ओर, तब उसकी मानू की माँ उसे बोलने लगती है कि जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर, मैं इसी तरह से बाजार से चीक और शीतल पाटी लाकर तुम्हें दे देती हूँ। इस तरह से वह कह देती है। तो इस पर अब तुम इतना सोचो मत। और जो बड़ी भाभी है तो वह क्या करती है कि जो चीक उसने बनाई है सिरचन ने, तो उसे झालर यानी कपड़ा लगाकर कपड़े की झालर लगा देती है साइड साइड में। और मानो से कहती है कि देखो यह चीक अब अच्छी लग रही है, इतनी भी बुरी नहीं लग रही है। मगर इस पर मानो चुपचाप बैठती है। और उस पर जो लेखक है तो अब यह बात सोचने लगते हैं। और फिर लेखक क्या करते हैं, सिरचन के घर पर जाते हैं और वह सोचते हैं कि मैं सिरचन को बुलाकर लाऊं। तो वह जब लेखक सिरचन के घर पर जाते हैं तो वह एक फटी हुई शीतल पाटी पर सोया हुआ है। और वह लेखक को देखकर कहता है कि कहो बबुआ जी, क्या कहना है। तो लेखक कहने लगते हैं कि मैं कान पकड़ता हूँ। लेखक को सिरचन कहने लगता है कि मैं मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, और वह धोती यहाँ पर कौन पहनने वाला है, और मैंने पहन भी ली तो मुझे कौन देखने वाला है। क्योंकि उसकी जो पत्नी है तो वह अपने पत्नी तो मर ही गई है, मगर उसके जो बेटे बेटियाँ थीं तो वह भी क्या हुए हैं, उनकी भी मृत्यु हो गई है। अब उसे वह अकेला रहता है। तो उसकी घरवाली यदि जिंदा रहती तो उसकी यह ऐसी दशा नहीं होती। लोग जो उसे चटोर कहते हैं, तो यदि उसकी सिरचन की घरवाली होती तो वह अलग अलग चीज़ें उसे खाने के लिए दे देती। इसीलिए मैं यह कार्य करता हूँ। और मैं जानता था कि हमेशा आपके घर में मुझे आदर मिलता है, मगर अब वह कदर आपके भी घर में मेरी नहीं रही है। तो आज से मैं शीतल पाटी बनाने का यह काम इसके बाद मैं कभी नहीं करूँगा। इस तरह से वह कहने लगता है। तो लेखक समझ जाता है कि यह जो कलाकार है, कारागिर है, तो इसके मन को ठेस लगी है, बहुत बुरा अनुभव उसने लिया है, इसीलिए वह इस तरह से बात कर रहा है। और फिर वह घर आता है और फिर उस समय वह देखता है कि मंजली भाभी ने झालर लगा दी हुई है। और अब मानू को जो ससुराल पहुंचाने का कार्य है तो लेखक को ही उसके साथ भेजा जा रहा है। लेखक मानो दीदी को उसके ससुराल छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो वह स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और जो उनका रिजर्वेशन का डब्बा है वहाँ पर वह जाकर बैठ जाते हैं। और उस समय जो मानू है तो बहुत अधिक मात्रा में नाराज़ होकर बैठी हुई है। और जो सिरचन ने चीक बनाई है तो उसकी तरफ ही उसकी सारी नज़र है। और यह बात लेखक देखते हैं कि मानो को बहुत अधिक मात्रा में बुरा लग रहा है, चीक वह आधी ही बनी हुई है इसलिए। तो लेखक को ऐसा लगता है कि जिस तरह से चाची ने उसे भला बुरा कहा था, तो उनके सुर में सुर मिलाकर मैं भी उसे बहुत अधिक मात्रा में भला बुरा कह लेता। कामचोर कही का, चटोर कही का। और उसी समय दौड़ते दौड़ते प्लेटफॉर्म पर सिरचन आता हुआ उसे लेखक को दिखाई
देता है और लेखक के पास ही आकर सिरचन कहता है कि बबुआ जी दरवाजे के पास आकर कहता है, और मानू दीदी कहाँ है, मुझे उसे एक बार देखना है। और दौड़ता हुआ हाँफता हुआ वह आया है और इसलिए मानू दीदी से वह हाँफते हुए ही कहता है, लेखक से कहता है कि गाड़ी का दरवाज़ा खोलो, मैं एक बार मानू दीदी से बात करना चाहता हूँ। और फिर उस समय जब लेखक दरवाज़ा खोलता है तो वह मानू दीदी की ओर देखता है और मानू दीदी से कहता है कि यह लो दीदी शीतल पाटी, चिक, एक जोड़ी आसनी कुश। इस तरह से वह कहता है और वह उसके हाथ में देकर गाड़ी से नीचे उतरता है और गाड़ी निकल पड़ती है। तो उस समय मानू दीदी क्या करना चाहती है, जो छाप वाली धोती होती है उसके पैसे सिरचन को देना चाहती है, मगर सिरचन वह पैसे लेने से इनकार कर देता है और हाथ जोड़ता है। और उस समय मानू दीदी फिर फूट फूट कर रोने लगती है। तो और लेखक वह चटाई शीतल पाटी खोल कर देखते हैं तो बहुत ही सुंदर तरीके से वह शीतल पाटी और चीक बनी हुई वह देखता है। तो यह जो कहानी है, तो यह फणीश्वर नाथ रेणु की संपूर्ण कहानियों से यह जो उनकी किताब है तो उसमें से यह कहानी ली गई है। अब इस पाठ के शब्दार्थ देखो। बेगार, बेगार यानी क्या, बिना मजदूरी दिए ज़बरदस्ती लिया गया काम। मड़ैया यानी झोपड़ी। चिक, चिक यानी बाँस की तिलियों का बना हुआ पर्दा। मोथी यानी एक प्रकार की घास, नागर मोती की घास। शीतल पाटी, शीतल पाटी यानी क्या, चटाई। मूंज, मूंज यानी एक प्रकार का तृण या घास। कलेवा, कलेवा यानी क्या, नाश्ता। मुहावरे देखो। मुँह लाल होना यानी क्रोधित होना। ठेस लगना यानी दुखी होना, बुरा अनुभव होना। फूट फूट कर रोना, जोर जोर से रोना। मुँह लटकाना यानी निराश होना। तो यह पाठ सबको पढ़ना है, 2 बार पढ़ो और इस पाठ के प्रश्न उत्तर वर्कबुक में भी लेखन करना है। तो यही यहाँ पर यह पाठ हमारा पूर्ण होता है। तो धन्यवाद छात्रों।